नमस्ते दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल में। इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इजराइल पैलेस्टीन विवाद के बारे में कि ये क्या है, कैसे शुरू हुआ और मुझे जो भी पता है वो सब बताऊंगा इस वीडियो में। तो बने रहिए। अब सबसे पहले ये देखते हैं कि इजराइल और पैलेस्टीन का एरिया ये है कहाँ पे। तो ये पूरा एरिया मिडिल ईस्ट में। अभी के लिए हमारा फोकस रहने वाला है इस एरिया पे। अब ये पूरा देखेंगे कि अभी यहाँ क्या स्थिति है, यहाँ पे क्या चल रहा है, ये अभी हम सारा देखेंगे। तो जिस पार्ट को हम कहते हैं इजराइल पैलेस्टीन, वो थ्रू आउट हिस्ट्री अलग अलग एम्पायर्स के अंडर रहा है। यहाँ आप देख सकते हैं, ये चार्ट जेरूसलम का बताता है कि ये थ्रू आउट द हिस्ट्री किन किन एम्पायर्स के अंडर रहा है। तो अगर मैं यहाँ हिस्ट्री में बहुत पहले जाऊं तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और शायद बहुत कॉम्प्लिकेटेड भी। बट यहाँ हम शुरू करते हैं 1870s 90s से। ये वो वक्त था जब ज्यूस जो कि यूरोप में अलग अलग जगह पे रह रहे थे, उनको ये लगने लगा कि अब वो कहीं भी सेफ नहीं है यूरोप में, और शायद ये कह सकते हैं कि पूरी दुनिया में ज्यूस पे बहुत अत्याचार हो रहे थे, और वो भी हजारों सालों से। तो एक यहूदी राष्ट्रवाद या ज्यूइश नेशनलिज्म की भावना उठने लगी थी ज्यूस में, जिसे कहा गया जायनिज्म। इस विचारधारा के तहत ज्यूस मानते थे कि जुडाइज्म सिर्फ एक रिलीजन नहीं है, बल्कि एक नेशनलिस्ट मूवमेंट है, और उनको जाना चाहिए लैंड ऑफ इसराइल की तरफ, क्योंकि वो अब कहीं भी सुरक्षित नहीं है। थियोडोर हर्जल ने इस विचारधारा के बारे में बहुत कुछ लिखा, इस विचारधारा को बहुत आगे बढ़ाया। तो इसीलिए इन्हें कहा जाता है द फादर ऑफ मॉडर्न जायनिज्म। अब ये जो एरिया था जिसको आज हम इसराइल पैलेस्टीन की तरह जानते हैं, उस वक्त ऑटोमन साम्राज्य के अंडर था, जहां मुस्लिम, क्रिश्चियंस और कुछ मात्रा में ज्यूज मोर और लेस पीस में ही रह रहे थे। यहाँ पे रहने वाले लोग अब अपने अंदर एक अलग आइडेंटिटी बना चुके थे। ये लोग अपने आप को पैलेस्टीनियंस या फिर फिलिस्तीनी कहते थे। अब ज्यूस जो कि माइग्रेट कर रहे थे इन एरियाज में, उन लोगों ने वहां पे जमीनें खरीदी और यही रहने लग गए परमानेंटली। वर्ल्ड वॉर वन के बाद ऑटोमन साम्राज्य जो काफी टाइम से चल रहा था वो कमजोर हो गया और बिखरने लग गया। तभी यूरोपियन कॉलोनियल पावर्स ने मिडिल ईस्ट के एरियाज को, जो कि पहले ऑटोमन एम्पायर के अंडर थे, उनको खुद अपने अपने आप में बांट लिया। जहां लेबनान और सीरिया मिला फ्रांस को, और जॉर्डन, पैलेस्टीन और इराक मिला ब्रिटिश को। अब इसी बीच 1917 में ब्रिटिश लेके आए बैल्फोर डिक्लेरेशन, जिसमें वो एलो करते थे ज्यूज को इसराइल में आने और वहां रहने के लिए, और सपोर्ट भी करते थे ज्यूश होमलैंड की आइडिया को। वर्ल्ड वॉर वन के बाद बहुत ज्यादा मात्रा में ज्यू इसराइल आते हैं वहां रहने के लिए, वहां जमीनें खरीदते हैं, और देखते ही देखते ज्यूज की पॉपुलेशन बढ़ने लग जाती है। अब यहाँ जो अरब पहले से ही रह रहे थे, उन्हें ये बात अब पसंद नहीं आती, और 1936 के अराउंड अरब रिवॉल्ट कर देते हैं ब्रिटिश के खिलाफ। अब ब्रिटिश ये सब देखते हैं और एक तरह से थोड़ी रोक लगाने की कोशिश करते हैं ज्यूश माइग्रेशन पे। इसके जवाब में ज्यूस यहाँ मिलिशियास बना लेते हैं, और ये अरब के खिलाफ तो होते ही हैं, और साथ ही में ब्रिटिश के खिलाफ भी होते हैं कि वो ज्यूश माइग्रेशन को रोक क्यों रहे हैं। अब 1939 आते आते यहाँ कुछ ऐसा हो जाता है कि पूरी दुनिया के लिए बहुत ही खौफनाक था, जो कि था होलोकॉस्ट। सत्ता में आने के बाद हिटलर ने नरसंहार किया कई सारे ज्यूज का। ऐसा एस्टिमेट लगाया जाता है कि 4.2 मिलियन या 42 लाख ज्यूज का हिटलर ने नरसंहार किया कॉन्सेंट्रेशन कैंप्स में। अब ये पूरा अपने आप में एक अलग टॉपिक है, फिलहाल हम उसमें नहीं जाएंगे। लेकिन इसके बाद ज्यूइश नेशनलिज्म की भावना जो बहुत ही ज्यादा बढ़ने लग जाती है। अब और भी ज्यादा ज्यूज आने लग जाते हैं इसराइल की तरफ। अरब और ज्यूज में अब टेंशन बढ़ने लगते हैं। अब यहाँ कहानी में आता है यूएन, और यह यूएन एक पार्टीशन प्लान सजेस्ट करता है जिसमें इसराइल और पैलेस्टीन को दो बराबर एरिया से बांट दिया जाता है, जो कि आप यहाँ देख सकते हैं। और साथ ही में ये भी डिसाइड किया जाता है कि जेरूसलम, जो कि ज्यूज, क्रिश्चियंस और मुस्लिम तीनों रिलीजन्स के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है, वो इंटरनेशनल गवर्नमेंट के अंडर रहेगा। इसराइल इस प्लान को मानता है और डिक्लेयर कर देता है अपना देश। बट जो अरब नेशंस होते हैं उन्हें ये बात पसंद नहीं आती है। उनको ये लगता है कि अभी भी यूरोपियन कॉलोनिज्म है, और इस पूरे एरिया पे पैलेस्टीनियंस का हक है। अब 1948-49 में अरब नेशन, जिनमें होता है इजिप्ट, सीरिया, इराक, जॉर्डन, हमला कर देते हैं नए बने हुए देश इसराइल पे। अब ज्यूज, जिनको शुरू से ही डिस्क्रिमिनेशन सहना पड़ रहा था हजारों सालों से, उनको ये रियलाइज होता है कि ये उनका लास्ट चांस है। अगर अब वो नहीं लड़े तो शायद बचेंगे ही नहीं। यहाँ बहुत ही एक इंटरेस्टिंग चीज होती है, और ये नया बना हुआ देश इसराइल हरा देता है इन सभी अरब नेशंस को। यहाँ इसराइल अपनी बाउंड्रीज को एक्सटेंड कर लेता है यूएन प्लान से तो काफी आगे। यहाँ गाजा स्ट्रिप तो इजिप्ट ले लेता है, और वेस्ट बैंक ले लेता है जॉर्डन। अब आप यहाँ देखेंगे कि जिस पैलेस्टीन देश की हम तब से बात कर रहे थे वो अब एग्जिस्ट ही नहीं करता।
उसका अस्तित्व भी खत्म हो चुका है। यहाँ एक रिफ्यूजी क्राइसिस देखने को मिलती है। जिन एरियाज पे अब इसराइल ने कब्जा कर दिया था, वहां से पैलेस्टीनियन रिफ्यूजीज जाते हैं पड़ोस के देशों में, जो कि है इजिप्ट, सीरिया, लेबनान और जॉर्डन। आज एस्टिमेट लगाया जाता है कि करीब 50 से 70 लाख रिफ्यूजीज हैं, जो कि उनके डिसेंडेंट्स हैं, जो आज भी रह रहे हैं इन देशों में। 1967 में अब एक होती है 6 डे वॉर। आपने जरूर सुना होगा इस वॉर के बारे में। ये फिर से एक वॉर होती है अरब नेशंस और इसराइल के बीच में, और इस बार इसराइल इन्हीं देशों की टेरिटरीज ले लेता है। इसराइल ले लेता है इजिप्ट से सिनाई पेनिनसुला और गाजा स्ट्रिप, सीरिया से ले लेता है गोलन हाइट्स, और जॉर्डन से ले लेता है वेस्ट बैंक। इसे वेस्ट बैंक इसलिए कहा जाता है क्योंकि ये जॉर्डन रिवन के वेस्ट साइड पे है। इन सब के बाद इसराइल अपनी सेटलमेंट्स बनाना शुरू करता है वेस्ट बैंक, जेरूसलम में। आज ये पूरी सोसाइटीज है जिनमें सब कुछ है, या जिनमें इसराइल गवर्नमेंट के द्वारा दी गई सारी फैसिलिटीज। अब 1973 में एक और माइनर वॉर होती है जिसे कहा जाता है योम किपुर वॉर। योम किपुर एक फेस्टिवल होता है जुडाइज्म में। अब इस वॉर में इजिप्ट और सीरिया वापस लेने की कोशिश करते हैं अपनी लॉस्ट टेरिटरीज को। इसराइल को शुरू में नुकसान होता है, लेकिन वो रिजिस्ट करता है बाद। इसी वॉर का नतीजा होता है कि इजिप्ट और इसराइल के बीच में पीस टॉक शुरू होती है, और इसका नतीजा होता है कैंप डेविड अकॉर्ड ऑफ 1978, जहां इसराइल के लिए एक बहुत बड़ी डिप्लोमेटिक जीत होती है, क्योंकि इजिप्ट वो पहला अरब नेशन बनता है जो इसराइल को रिकॉग्नाइज करता है कि इसराइल एक देश है, और इसराइल सिनाई पेनिनसुला वापस दे देता है एज अ पीस जेस्चर। यहाँ इजिप्ट के प्रेसिडेंट होते हैं अनवर सदात, और इसराइल के प्रेसिडेंट होते प्राइम मिनिस्टर होते हैं सॉरी मेनम बेगिन, और ये है यूएस प्रेसिडेंट जिमी कार्टर। कैंप डेविड अकॉर्ड के चलते इजिप्शियन प्रेसिडेंट अनवर सदात और इजरायली प्राइम मिनिस्टर मैकिनम बेगिन को 1978 में नोबेल पीस प्राइज मिलता है। अब 6 अक्टूबर 1981 को अनवर सदात को असैसिनेट कर दिया जाता है। असैसिनेशन को अंजाम देते हैं इजिप्शियन इस्लामिक जिहाद के मेंबर, जो कि इस बात से गुस्साए होते हैं कि कैसे इसराइल को एक्सेप्ट कर लिया एज ए नेशन। इसके बाद अब अरब नेशन अपने आप को दूरी कर लेते हैं इस पूरे कॉन्फ्लिक्ट से। लेकिन अब पैलेस्टीनियंस की एक ऑर्गेनाइजेशन होती है, पैलेस्टीनियन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन या पीएलओ, जिसकी शुरुआत असल में 1964 में हुई थी। शुरू करते हैं अपना प्रोटेस्ट इसराइल के खिलाफ, और इसे कहा जाता है फर्स्ट इंतफादा। इंतफादा एक्चुअली अरेबिक वर्ड है अपराइजिंग के लिए। अब पैलेस्टीनियंस ने शुरू किया इसराइल के खिलाफ प्रोटेस्ट। पीएलओ इस टाइम काफी वायलेंट तरीके यूज करता था, लाइक हाईजैकिंग्स, अटैकिंग्स। इसमें जाने गई कई सैकड़ों जूस और हजारों अरब। यहाँ एक ग्रुप होता है हमास, जो यहाँ राइज करता है। पीएलओ की नीतियां अब धीरे धीरे नॉन वायलेंट हो रही थी। ये अब इसराइल को एक देश मानने लगे थे, लेकिन हमास कहता था कि इसराइल तो कोई देश ही नहीं। अब जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे नॉन वायलेंट हो रही थी पीएलओ की नीतियां, वही पीएलओ के एक लीडर होते हैं यासिर अराफात, और इनका आगे बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। अब ये एक शांति समझौता करते हैं इसराइल के साथ 1993 में, जिसे कहा जाता है ऑस्लो अकॉर्ड्स। उस टाइम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर होते हैं yitzhak रबीन, और ये यहाँ है यूएस के प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन। इन दोनों को फिर नोबेल पीस प्राइज मिलता है। यही वो टाइम होता है जब इसराइल और पैलेस्टीन दोनों बहुत करीब आ जाते हैं अपने रिलेशन को अच्छा करने के लिए। इसराइल पीएलओ को एक्सेप्ट करता है सिविलियन लोगों का रिप्रेजेंटेटिव, और पीएलओ भी इसराइल को मान्यता दे देता है। बाकी इश्यूज को बाद में देखा जाएगा, लेकिन अभी के लिए यही है। यहाँ एक पैलेस्टीनियन अथॉरिटी की शुरुआत होती है, और यहाँ वेस्ट बैंक को 3 एरियाज में डिवाइड कर दिया जाता है, जो कि होते हैं एरिया ए, एरिया बी और एरिया सी। ये एरियाज क्या है मैं बताऊंगा अभी। एरिया ए जो अप्रोक्सीमेटली 18% है, वो पैलेस्टीनियन अथॉरिटी के कंट्रोल में रहता है। एरिया बी जो 22% होता है, वो उस पर इसराइल और पैलेस्टीन का जॉइंट कंट्रोल रहता है। और एरिया सी जो सबसे ज्यादा है 60%, करीब पूरी तरह से इसराइल के कंट्रोल में रहता है। और इसराइल की जिन सेटलमेंट्स की बात पहले हो रही थी, वो यहीं पर है। वही प्रोटेस्ट होते हैं इसराइल में उनके प्राइम मिनिस्टर yitzhak रबीन के खिलाफ। उन्हें गद्दार कहा जाता है, और कहा जाता है कि कैसे एक्सेप्ट कर लिया पैलेस्टीन को एज ए नेशन। 1995 में फिर उनको असैसिनेट कर दिया जाता है एक जू के द्वारा, जिसका नाम होता है यीगल आमिर। अब 2000 में कैंप डेविड 2 शुरू हुआ, जो कि फेल रहा। इस टाइम इसराइल के प्राइम मिनिस्टर होते हैं एहूद बराक। उसके बाद फिर शुरू हुआ सेकेंड इंतफादा, जो कि फर्स्ट वाले से बहुत ज्यादा वायलेंट होता है। इसमें बहुत ज्यादा जाने जाती हैं जूस की भी और अरब्स की भी। अब इसराइलीज को लगने लगता है कि ये कॉन्फ्लिक्ट अब कब खत्म नहीं हो सकता, और अब इसराइल ने जो अपनी सेटलमेंट्स बनाई है वेस्ट बैंक में, उनको और ज्यादा फोर्टिफाइड कर देता है। उस पर बाउंड्रीज लगा देता है और जगह जगह चेक पॉइंट बना देता है,
जो कि बहुत मुश्किल कर देता है पैलेस्टीनियन लोगों का वहां मूव करना। 2005 के करीब इसराइल अपनी फोर्सेस को विड्रॉ कर लेता है गाजा से, और यहाँ जो हमने पहले बात की, संगठन जो कि था हमास, वो पावर में आ जाता है चुनाव जीत के। एक तरफ हमास होता है और दूसरी तरफ पीएलओ से एफिलिएटेड पार्टी फतह। हमास विद्रोह करता है फतह की पॉलिसीज का और वायलेंस का रास्ता अपनाता है। अब आज गाजा स्ट्रिप हमास के अंडर है और वेस्ट बैंक से पैलेस्टीनियन टेरिटरीज हैं पीएलओ के एफिलिएटेड पार्टी फतह के अंडर है। आज भी पीएलओ ज्यादा वायलेंट तरीके नहीं अपनाता है, और जो भी आपको क्लैशेस देखने को मिलते हैं वो मैक्सिमम गाजा से देखने को मिलते हैं हमास के द्वारा। गाजा से हमास रॉकेट दागता है, जो कि आपने बहुत बार सुना होगा न्यूज में। इसराइल और हमास में काफी कॉन्फ्लिक्ट होते रहते हैं। हमास को यहाँ सपोर्ट भी मिलता है कुछ देशों का। गाजा पूरी तरह से हमास के कब्जे में है। इसराइल अब बहुत ही हाई लेवल की बैरिकेडिंग कर रहा है गाजा की। आप देख सकते हैं यहाँ एक अंडरग्राउंड वॉल भी है कि सुरंग खोद के भी कोई अंदर ना आ जाए। गाजा में लोगों की हालत अब बहुत खराब है। अनएम्प्लॉयमेंट यहाँ 40% से भी ऊपर चला गया है और एचडीआई गिर गया है बहुत। एचडीआई बहुत कमजोर है और गिरता ही जा रहा है। मैंने यहाँ पूरा कॉन्फ्लिक्ट शुरू से एक्सप्लेन कर दिया है। इस कॉन्फ्लिक्ट को सॉल्व करने के लिए बहुत लोग सोल्यूशन देते हैं। उनमें एक टू स्टेट सोल्यूशन बहुत ज्यादा दिया जाता है कि दोनों देश एक बाउंड्री डिसाइड कर ले जिन पे दोनों देश एग्री हो, और यहाँ पर और कई सोल्यूशन दिए जाते हैं। आपके क्या विचार है इसके बारे में? आप जरूर बताइए कि क्या पॉसिबल सोल्यूशन हो सकता है। फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही। अब मिलते हैं अगले वीडियो में।